Hello students, I am Advocate Ummehani Intakhab. Welcome to the Study Point online classes and the Hind Guru online classes. Okay, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं लॉ ऑफ थॉट्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, कम्प्लीटली इट इज फिनिश्ड. ओके, तो हमारी लॉ ऑफ थॉट्स की क्लास खत्म हो चुकी है. आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो लॉ ऑफ थॉट से आपको मैंने सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे क्लैट के एग्जाम में या जेएमआई हो, एएमयू हो या कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम हो, आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं. लॉ ऑफ थॉट्स में अब आपको क्या एक्स्ट्रा चीज करनी है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, बस. इससे ज्यादा आपको लॉ ऑफ थॉट्स में कुछ नहीं करना. अब हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हमारी आज फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन एंड बेसिक टर्मिनोलॉजीज. अब जैसे कि आप लोग समझ रहे होंगे, आज तो मैम सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगी, बेसिक टर्मिनोलॉजीज बताएंगी सॉरी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर अगर मैं कहूँ सारे पूरे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, तो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का. ओके, क्योंकि यही बेस है पूरे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, यही टर्मिनोलॉजीज बेस्ड होती हैं पूरे हमारे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में. ओके, सब कुछ आज की क्लास में ही बेस्ड है. अगर आप आज की क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो आपको आगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ नहीं आएगा. ओके, तो आई एम श्योर लॉ ऑफ थॉट्स तो सबको अच्छे से समझ आ गया था. जिसने लाइव क्लासेस अटेंड करी हैं देन वेरी गुड, और जिसने नहीं करी हैं वो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं लॉ ऑफ थॉट्स के लिए. ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, जिसने लॉ ऑफ थॉट्स नहीं पढ़ा है उसके लिए ये कंफ्यूज मत होना कि हमें पहले लॉ ऑफ थॉट्स पढ़ना पड़ेगा देन लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. जिसने नहीं पढ़ा है वो बाद में पढ़ लेना, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से ही स्टार्ट कर देना. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, मीनिंग क्या है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का. तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता है एक एग्रीमेंट. ओके, कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा एक एग्रीमेंट जो हम लॉ में एनफोर्स करा सकते हैं. पूरा काम हमारा लॉ का होता है उसको एनफोर्स कराने में. ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं हमारे, कॉन्ट्रैक्ट्स आर दी एग्रीमेंट्स. कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिफाइंड एज एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ. तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट की. जब आप कॉलेज में एडमिशन ले लोगे तब एक आप लीगल लैंग्वेज जो इसकी है वो पढ़ लेना, जो लीगली इसको बताते हैं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है वो तब पढ़ लें. अभी के लिए हमारे क्लैट के एग्जाम के लिए ये बेसिक डेफिनेशन काफी है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट्स आर डिफाइंड एज एग्रीमेंट्स एनफोर्सेबल बाय लॉ. ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट्स हैं जो हम लॉ में एनफोर्स करा सकते हैं. अब कॉन्ट्रैक्ट समझने से पहले हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि एग्रीमेंट्स क्या होते हैं. सो अगर मैं आपको एक वेन डायग्राम बना के बताऊं कि एग्रीमेंट्स क्या हैं, देन इट इज लाइक दिस. ओके, तो सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स होते हैं. ओके, जो भी कोई हमारा एग्रीमेंट होता है, कोई भी हमारा एग्रीमेंट, वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं वो कभी ना कभी तो पहले एग्रीमेंट ही बनते हैं. तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको बनाना पड़ता है पहले एग्रीमेंट. ओके, तो एग्रीमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू. ओके, तो एग्रीमेंट क्या होता है, अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ आपका एग्रीमेंट हुआ कि मैम आप हमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा दीजिए, तो मैंने बोला ठीक है मैं पढ़ा दूंगी. ओके, तो ये बन गया आपके और मेरे बीच एक एग्रीमेंट. आपने मुझे ऑफर दी कि मैम पढ़ा दो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मैंने उसको एक्सेप्ट किया कि ओके मैं पढ़ा दूंगी. ओके, तो हम दोनों में हो जाता है ये एक एग्रीमेंट, अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है. अब यही एग्रीमेंट अगर मैं लॉ में एनफोर्स कराना चाहूं तो ये बन जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट. अगर मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया, जो मैंने आपकी ऑफर एक्सेप्ट की कि ठीक है मैं पढ़ा दूंगी, अगर मैं ये नहीं पढ़ाती, अगर मैं ये प्रॉमिस अपना फुलफिल नहीं करती, तब आप इसको
लॉ में एनफोर्स करा सकते हो, कोई मेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हो, तब ये बन जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब आप कोई भी एक्शन लॉ में एनफोर्स नहीं करा सकते, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। सारे के सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन सकते। ओके, तो कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, कौन से नहीं बनते, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होता क्या है। The law of contracts is civil in nature, which means that harms caused are redressed by paying compensation and damages which can be liquidated or unliquidated. तो मैं आपको टॉर्ट्स में भी पढ़ा चुकी हूँ, ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स का नेचर में पढ़ा चुकी हूँ, दैट इज सिविल इन नेचर। लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या होता है? सिविल इन नेचर। अब सिविल रॉन्ग्स क्या होते हैं, क्रिमिनल रॉन्ग्स क्या होते हैं, ये हम टॉर्ट्स लॉ में पढ़ चुके हैं। जो किसी एक इंसान को कोई नुकसान अगर कोई करता है किसी एक इंसान का और डैमेजेस पे करने पड़ते हैं उस पार्टिकुलर पार्टी को, उस पार्टिकुलर इंसान को, तो हम जब किसी एक का नुकसान या दो से ज्यादा लोगों का नुकसान किसी का भी करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर लोग का, किसी भी एक इंसान का अगर हम नुकसान करते हैं, डैमेज करते हैं, जिससे कोई एक बंदा कंपनसेशन दे रहा है उसको, तो वो होते हैं हमारे सिविल रॉन्ग्स। बट अगर हम पूरी पब्लिक का नुकसान करते हैं, पूरी पब्लिक को अगर हार्म हो रहा है, देन इट इज अ क्रिमिनल रॉन्ग। ओके, किसी एक का करेंगे तो सिविल रॉन्ग, पूरी पब्लिक का करेंगे तो क्रिमिनल रॉन्ग। ओके, तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी हमारा सिविल होता है, सिविल इन नेचर, और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी हमारे सिविल इन नेचर होते हैं। अगर आप किसी का कॉन्ट्रैक्ट बनाकर तोड़ते हैं या गड़बड़ी करते हैं तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। अब ये कंपनसेशन लिक्विडेटेड भी हो सकता है और अनलिक्विडेटेड, पर टॉर्ट्स में क्या था? टॉर्ट्स में अनलिक्विडेटेड था, मतलब नॉट फिक्स्ड था, कुछ लिखा नहीं था, जज ही फैसला देते थे कि आपकी सिचुएशन सुनकर कि हमें क्या कंपनसेशन देना बनता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां आपको डैमेज लिक्विडेटेड फिक्स्ड है, जो लिखा है वही देना पड़ेगा, और कहीं पर अनलिक्विडेटेड भी होता है। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में दोनों ही हम सिचुएशंस ले सकते हैं। इट इज अ कोडिफाइड लॉ, ये लिखा है, कोडिफाई है कहाँ पर? इन दी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारा कोडिफाइड लॉ है इंडिया में, ये लिखा हुआ है, कोडिफाई किया हुआ है कि कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं, क्या एसेंशियल्स हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे तो क्या पनिशमेंट है, क्या डैमेजेस हैं, क्या कंपनसेशन आपको पे करना है। ओके, बट टॉर्ट्स लॉ में ये कोडिफाइड नहीं था, लॉ ऑफ टॉर्ट्स कहीं पर भी लिखा नहीं था, वो एक आपके सिचुएशन बेस्ड होते हैं जो जजेस ही डिसाइड करते हैं कि आपको कितना कंपनसेशन देना बनता है, बट इट इज अ कोडिफाइड लॉ। ऑल राइट, अप्लाइड ऑन 1 सितंबर 1872। ये इंडिया में कब अप्लाई हुआ था? 1 सितंबर 1872 का ये एक्ट है। ओके, तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। अब चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हमारी क्या होती हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, ये अब हम देखेंगे। ओके, तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या है? फर्स्ट इज प्रपोजल। प्रपोजल क्या होता है? प्रपोजल इज एन ऑफर। प्रपोजल मतलब अगर मैं कोई भी आपको प्रपोजल दे रही हूँ और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कुछ काम करने के लिए या नहीं करने के लिए, तो मैं कोई भी आपको प्रपोजल देती हूँ अगर, तो ये बन जाता है हमारा एक ऑफर। ऑफर कह सकते हैं इसको। ओके, तो मैं अगर आपको ऑफर दे रही हूँ कि मेरे पास एक मोबाइल फोन है, वो मुझे आपको बेचना है, तो मैंने आपको एक ऑफर दी, तो ये क्या है आपके लिए? ये एक प्रपोजल है। अब आप इसको एक्सेप्ट कर भी सकते हो, आप मेरा फोन ले भी सकते हो और नहीं भी। ओके, तो मेरी तरफ से ये एक ऑफर था, तो इट इज कॉल्ड अ प्रपोजल। ओके, नेक्स्ट है सेकंड वन इज प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस इज एन एक्सेप्टेंस। अब जैसे मैंने आपको ये बोला कि मुझे अपना फोन आपको बेचना है, क्या आप लोगे? तो सामने से आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं लूंगा। ओके, तो ये जो आपने एक्सेप्टेंस दी अपनी, ये हो जाता है एक प्रॉमिस। ओके, तो मैं आपको कोई ऑफर दे रही हूँ और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, देन इट इज अ प्रॉमिस। ओके, जहां आपने वो एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं लूंगा, देन इट इज एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम योर साइड। ओके, नेक्स्ट है हमारा कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन
रिटर्न। अब फॉर एग्जाम्पल अगर यही फोन मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे अपना फोन बेचना है 5,000 में, तो ये जो 5,000 है ये है कंसिडरेशन। ओके, मैंने आपको बोला कि मैं अपना फोन बेच रही हूँ 5,000 रुपीज में, सो 5,000 रुपीज इज दी कंसिडरेशन। ओके, अब अगर ये कंसिडरेशन आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि ओके आई विल बाय दिस, ओके, तो ये बन जाता है आपका एक एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में ऑफर होनी चाहिए प्लस एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तो ये बन जाता है आपका एग्रीमेंट। ओके, जहां मैंने आपको ऑफर दी और आपने प्रॉमिस किया वो बन जाएगा आपका एग्रीमेंट। अब यही एग्रीमेंट अगर आप लॉ में एनफोर्स कराते हो, अगर इस पर कोई लीगल एक्शन बनता है, जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे अपना फोन 5,000 में देना था, आपने एक्सेप्ट कर लिया, ऑलराइट, अब मैं बाद में नहीं देती अपना फोन कि नहीं मुझे नहीं बेचना, तो आप अगर ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है, ये सिचुएशन अगर एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तब बन जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट। ओके, बट एग्रीमेंट तभी बनते हैं, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट तभी बनते हैं जब ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। अगर हम इसे लॉ में एनफोर्स करा सकते हैं तभी ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं। ये सारी सिचुएशंस होनी चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनने में, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन एंड एनफोर्सेबल बाय लॉ। ओके, जब ये सब हम एक सिचुएशन बनाएंगे ऐसी जब जिसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, तभी ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है वॉइड। वॉइड का मतलब होता है इनवैलिड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मतलब शुरू से ही वॉइड है, शुरू से ही इनवैलिड है। अगर हम कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और बाद में पता चलता है इसमें वो एसेंशियल्स ही नहीं थे, ये लॉफुल ही नहीं था, तब बन जाएगा ये वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट या वॉइड एग्रीमेंट कि ये शुरू से ही वॉइड है, ये कभी वैलिड था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फोन दे रही हूँ अपना 5,000 में, बट आप मुझे उसके बदले ड्रग्स दे रहे हो कि ठीक है मेरे पास 5,000 रुपीज तो नहीं है पर आप 10 kg या 10 ग्राम मुझसे ड्रग्स ले लो, तो मैं अगर आपसे ये ले लेती हूँ तो ये हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये वॉइड है, ये शुरू से ही वॉइड है, ये कभी वैलिड था ही नहीं। ऑलराइट, नेक्स्ट है वॉइडेबल। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो आपके पहले तो वैलिड थे लेकिन बाद में वॉइडेबल हो जाते हैं आपके ऊपर। ओके, आपके ऊपर रहते हैं ये, पर जो वॉइड होते हैं वो आपके ऊपर नहीं रहते, ये आप पर डिपेंड नहीं रहते, ये शुरू से ही वॉइड होते हैं। बट वॉइडेबल आपके ऊपर है, आप चाहो तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, चाहो तो नहीं कर सकते। ओके, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर वैलिड बट इट बिकम्स वॉइडेबल लेटर ऑन। ओके, बाद में ये वॉइडेबल बन जाते हैं। राइट, अब नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट हो चुकी हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ ऑफर। अब ऑफर क्या है, अभी मैंने आपको बताया, अगर मैं आपको किसी भी चीज के लिए ऑफर दे रही हूँ कि आई वांट टू सेल माय पेन फॉर 10 रुपीज, ओके, तो अगर मैं आपको कोई भी ऑफर देती हूँ देन इट इज कॉल्ड अ प्रॉमिस और एन ऑफर, सॉरी प्रपोजल और एन ऑफर, नॉट अ प्रॉमिस। जब आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हो तब ये बन जाता है आपका प्रॉमिस। ओके, अब ये ऑफर भी हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 7 टाइप्स के ऑफर हैं, वो अभी हम देखेंगे कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज एक्सप्रेस ऑफर, फर्स्ट इज एक्सप्रेस, सेकंड इज इम्प्लाइड, थर्ड इज जनरल ऑफर, फोर्थ इज स्पेसिफिक, फाइव इज काउंटर ऑफर, सिक्स वन इज क्रॉस ऑफर एंड द सेवेंथ वन इज स्टैंडिंग ऑफर। तो ये 7 टाइप्स के ऑफर्स हैं हमारे। तो पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफर, दैट इज एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर को हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर होता है हमारा डायरेक्ट ऑफर, कि मैं आपको डायरेक्ट एक ऑफर दे रही हूँ कि मुझे ये पेन अपना सेल करना है आपको, तो मैं जस्ट कुछ नहीं कर रही, मैं जस्ट बोल रही हूँ कि मुझे ये अपना पेन सेल करना है आपको, तो क्या आप लोगे। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट ऑफर है, मैं सीधी आपके पास आई अपना पेन बेचने के लिए। ओके, तो इट इज एन एक्सप्रेस ऑफर। सेकेंड है इम्प्लाइड ऑफर। इम्प्लाइड ऑफर में आप बोलते नहीं पर आपके एक्शन से या आपके जेस्चर से पता चल जाता है कि हाँ आप एक ऑफर दे रहे हैं। ओके, तो ये होता है जेस्चर्स के थ्रू या फिर आपके एक्शंस के थ्रू।
ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास आई अपना फोन लेकर और मैंने कुछ कहा नहीं, मैंने जस्ट उसके पीछे एक चिट लगाई और उस पर 5000 रुपीज लिख दिए और आपके आगे रख दिया। तो ये क्या है? ये बिना बोले हमारे एक्शन से बता रहा है कि मैं अपना फोन बेचना चाह रही हूँ 5000 रुपीज में। तो ये एक इम्प्लाइड ऑफर है, ये एक्सप्रेस ऑफर नहीं है, कोई डायरेक्ट ऑफर नहीं है, ये जस्ट मेरे एक्शंस के थ्रू मैं आपको एक ऑफर कर रही हूँ। ओके, तो इट इज कॉल्ड एन इम्प्लाइड ऑफर। नेक्स्ट इज जनरल ऑफर। जनरल ऑफर क्या होता है? जनरल ऑफर होता है फॉर ऑल, मतलब पूरी पब्लिक के लिए एक जनरल ऑफर है। फॉर एग्जाम्पल किसी का किडनैप हो जाता है तो हम पोस्टर्स लगाते हैं फॉर ऑल द पब्लिक, किसी के लिए भी, सब वो पोस्टर्स देखें और उस पोस्टर पे लिखा होता है कि अगर आप इस बच्चे को ढूंढ कर ले आए तो फिर हम आपको 50,000 रुपीज पे करेंगे। ओके, तो ये किसी एक इंसान के लिए ऑफर नहीं है, ये जनरल ऑफर है, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ओके, तो कोई भी अगर उस बच्चे को पकड़ के लेकर आएगा हमारे पास तो हम उसको 50,000 रुपीज पे करेंगे। ओके, तो ये एक जनरल ऑफर है, ये हम सबके लिए, जनरल फॉर द पब्लिक, ये सबके लिए बना है ये ऑफर। ऑलराइट, अब स्पेसिफिक ऑफर सीधा इसका उल्टा होता है। स्पेसिफिक ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर होता है किसी एक के लिए। मैं अपना फोन लेकर आई सिर्फ आपके पास कि मुझे अपना फोन आपको बेचना है। ओके, तो ये एक स्पेसिफिक ऑफर है जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को बेचने के लिए ऑफर दे रहे हैं अपना फोन। ऑलराइट, तो ये होता है स्पेसिफिक ऑफर। नेक्स्ट है हमारा काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसे सेम समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। काउंटर ऑफर अलग चीज है, क्रॉस ऑफर अलग चीज है। काउंटर ऑफर हमारा क्या होता है? काउंटर ऑफर होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके पास एक फोन लेकर आई हूँ अपना कि मुझे ये फोन आपको 5000 रुपीज में बेचना है। ऑलराइट, बट आपने क्या किया? आपने 5000 रुपीज में लेने से मना कर दिया और मेरे सामने एक ऑफर रखी और एक और ऑफर आप रख देते हैं कि 5000 नहीं, मैं 4000 में ये लूंगा आपका फोन। ओके, तो ये काउंटर ऑफर है, एक ऑफर के सामने एक दूसरा ऑफर। तो ये जनरली होता है जब हम कोई मार्केट जाते हैं या सब्जी लेने, कपड़े लेने, तो जब हम बार्गेनिंग करते हैं इट इज कॉल्ड एन काउंटर ऑफर। ओके, वही होता है काउंटर ऑफर, जब हम बार्गेनिंग करते हैं, हम ऑफर पे एक और ऑफर दे देते हैं कि 5000 नहीं 4000। ओके, सब्जी अगर 500 की है तो हम बोलते हैं नहीं 500 नहीं 200, तो इट इज अ काउंटर ऑफर। क्रॉस ऑफर इससे बिल्कुल अलग है। क्रॉस ऑफर होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आई अपना फोन लेकर कि मुझे अपना फोन बेचना है 5000 रुपीज में। ओके, ठीक उसी सेम टाइम पर आप मेरे पास आ गए कि मैम मुझे आपका फोन लेना है 5000 रुपीज में। ओके, तो ये होता है क्रॉस ऑफर। जब मैं देना चाह रही थी आपको ऑफर, तभी उस टाइम आप आ गए अपनी ऑफर, सेम ऑफर लेकर, तो ये हो जाता है क्रॉस ऑफर। तो क्रॉस ऑफर जो है वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, ये सिर्फ एक क्रॉस ऑफर है। मैंने आपको ऑफर की, उसके ऊपर आपने मुझे सेम ऑफर कर दी, तो ये हम दोनों के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर होता है जो लंबे टाइम तक चलता है। फॉर एग्जाम्पल आप एडमिशन लेते हो, आप चाहे कोचिंग में एडमिशन लो या किसी कॉलेज में एडमिशन लो, तो वहाँ आपसे आप पूरे साल की फीस ले लेते हैं कि आपको ये फीस पे करनी है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख आपकी फीस है एक साल की, तो कॉलेज आपसे ले लेता है एक साल की फीस। ओके, एक टाइम में आपसे पूरे एक साल की फीस ले लेता है। तो ये एक स्टैंडिंग ऑफर है जो आपने पूरे साल पे कर दिया। अब आपको वो हर महीने नहीं बोलेंगे कि आप 1 लाख रुपए दो, 1 लाख रुपए दो, क्योंकि यही हमारी फीस है, ऐसा नहीं है। वो आपने जो 1 लाख दिए हैं वो पूरे साल चलेंगे, वो पूरे साल की फीस है। तो जो ऑफर्स बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा क्या है? ओके, तो ऑफर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 7 ऑफर्स हमारे पूरे कंप्लीट हैं, हमें समझ आ गया है। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हमें कॉन्ट्रैक्ट का नेचर कैसे पता चलता है वो अब हम एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि क्या क्या नेचर है कॉन्ट्रैक्ट का। तो पहले मैं आपको बता दूं, फर्स्ट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट इज देयर शुड बी two or
more parties. ओके तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या जरूरी है? 2 या 2 से ज्यादा लोगों का होना। किसी एक इंसान से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मैं अपने आप से ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोगों का होना बहुत जरूरी है, ये एसेंशियल है। ऑलराइट, नेक्स्ट है उन दोनों के बीच होना चाहिए एग्रीमेंट। ओके जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा पहले एग्रीमेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट होता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न। मतलब मैं अगर आपको फोन दे रही हूँ तो आप उसके बदले मुझे 5,000 रुपीज दे रहे हैं। ओके तो 5,000 रुपीज इज दी कंसिडरेशन। ऑलराइट, तो कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। और ये कंसिडरेशन कौन सा होना चाहिए? लीगल। लीगल कंसिडरेशन होना चाहिए। ये नहीं कि आप मुझे मेरे फोन के बदले आप मुझे ड्रग्स दोगे, तो ये आपका इलीगल कंसिडरेशन माना जाएगा। कंसिडरेशन शुड बी अ लीगल टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट होता है intention to create a legal relationship, मतलब enforceable by law, जो मैंने आपको अभी बताया। ओके एक इंटेंशन होनी चाहिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आप पर केस फाइल कर देंगे। ये इंटेंशन होनी चाहिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें अगर किसी सिचुएशन में प्रेजेंट है तभी वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं। ऑलराइट, तो अब लेते हैं हम एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ऑफर देते हैं मिस्टर बी को। ओके ये ऑफर क्या है? चाय की ऑफर है। ओके मिस्टर ए ने ऑफर दी मिस्टर बी को कि आप मेरे घर आओ चाय पर हमसे मिलने के लिए। ओके तो ये क्या हुआ? ऑफर है। ओके ऑफर बन गई और यहाँ मिस्टर बी कहते हैं ठीक है मैं आ जाऊंगा, तो ये बन जाता है आपका एक्सेप्टेंस। ओके तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस ये क्या हुआ? इट इज एन एग्रीमेंट। ओके तो यहाँ पर 2 पार्टीज हैं मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, तो हमारी फर्स्ट एसेंशियल कंप्लीट हो चुका है। देयर शुड बी 2 और मोर पार्टीज। ओके नेक्स्ट है हमारा एग्रीमेंट। तो ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस भी हुई, तो ये बन जाता है हमारा एग्रीमेंट। तो सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। मैंने आपको कुछ दिया, उसके बदले में आपने मुझे क्या दिया। तो यहाँ पर मिस्टर ए ने ऑफर दी चाय की, तो मिस्टर बी को समथिंग इन रिटर्न कंसिडरेशन में क्या मिला? इस एक्सेप्टेंस के बदले उन्हें क्या मिला? चाय मिली। बट मिस्टर ए को कुछ नहीं मिला, उन्होंने सिर्फ एक ऑफर दिया, उसके बदले उन्हें कुछ नहीं मिला। तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन दोनों पार्टीज को मिलना चाहिए। तो मिस्टर ए को भी अगर कुछ मिलता तब तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, वरना नहीं। ओके तो यहाँ कंसिडरेशन सिर्फ मिस्टर बी को मिल रहा है चाय का, लेकिन मिस्टर ए को कुछ नहीं मिलता। ऑलराइट, अब ये जो चाय पर बुलाते हैं तो मिस्टर बी उस दिन आना भूल जाते हैं। ओके ये भूल जाते हैं आना। अब मिस्टर ए जो है वो नाराज हो जाते हैं। अब इनके दिमाग में क्या कोई ऐसी इंटेंशन थी ये ऑफर देने से पहले कि अगर मिस्टर बी नहीं आए चाय पर तो मैं उन पर कोई लीगल एक्शन लूंगा, उन पर कोई केस करूंगा? नहीं थी। तो कंसिडरेशन भी दोनों पार्टीज को नहीं है और इंटेंशन भी ऐसी कुछ नहीं है। तो ये चारों एसेंशियल्स अगर होंगे किसी सिचुएशन में तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज नहीं। तो इसमें ये क्या बना है? ये सिर्फ एक एग्रीमेंट बना है, सिर्फ एक ऑफर हुई है जो एक्सेप्ट हुई है। अब एग्रीमेंट्स भी कई तरह के होते हैं, तो इट इज कॉल्ड अ सोशल एग्रीमेंट। ये कौन सा एग्रीमेंट है? सोशल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट होते हैं जो सोसाइटी के लोगों के बीच में होते हैं। तो ये सोसाइटी के लोगों के बीच में हुआ है तो इट इज कॉल्ड अ सोशल एग्रीमेंट। डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं जो फैमिली वालों के बीच में होते हैं। कमर्शियल एग्रीमेंट्स वो होते हैं जो आप किसी से लेन देन करते हैं पैसों का, दैट इज कॉल्ड अ कमर्शियल एग्रीमेंट। तो ये क्या है? ये एक सोशल एग्रीमेंट है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, एक हस्बैंड है
तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक हस्बैंड ऑफर देता है अपनी वाइफ को, ओके, हस्बैंड ऑफर देता है वाइफ को और वाइफ उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। तो ऑफर हुई प्लस एक्सेप्टेंस हुई तो पहले ही बन गया ये हमारा एग्रीमेंट। ओके, तो फर्स्ट एसेंशियल यही थी हमारी जो फुलफिल हो गई, और दो पार्टीज भी हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, तो दो पार्टीज वाली कंडीशन भी फुलफिल हो चुकी है। अब ऑफर क्या है? ऑफर है फॉर द गोल्ड नेकलेस। हस्बैंड देना चाहता है गोल्ड नेकलेस अपनी वाइफ को वेडिंग एनिवर्सरी गिफ्ट। ओके, तो वाइफ जो है एक्सेप्ट कर लेती है। अब जब ये दे रहा है ऑफर अपनी वाइफ को, तो क्या इसको कुछ रिटर्न में मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा। बट वाइफ जब ये एक्सेप्ट कर रही है ऑफर, तो इसको रिटर्न में क्या मिल रहा है? वाइफ को गोल्ड नेकलेस। ओके, तो समथिंग इन रिटर्न वाइफ के लिए तो है लेकिन हस्बैंड के लिए नहीं है। तो यहाँ पर थर्ड एसेंशियल जो था हमारा कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज, वो हो जाता है फेल। ओके, क्योंकि वाइफ को तो मिल रहा है कंसिडरेशन बट हस्बैंड को नहीं मिल रहा, तो ये एसेंशियल हमारा अनफुलफिल्ड रह जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या था? इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। अब ये जो हस्बैंड है ये अपनी एनिवर्सरी पर नेकलेस लाना भूल जाता है वाइफ के लिए। तो अब यहाँ पर इसके दिमाग में, वाइफ के दिमाग में कोई ऐसी इंटेंशन थी कि अगर मेरा हस्बैंड एनिवर्सरी पर गिफ्ट नहीं लाया तो मैं उस पर कोई लीगल एक्शन लूंगी, उस पर कोई केस करूंगी, ऐसा कुछ था? नहीं था। तो ये एसेंशियल भी हमारा अनफुलफिल्ड रह जाता है। ओके, तो ये भी क्या हुआ? एक सिर्फ एग्रीमेंट बनकर ही रह गया। ऑफर हुई प्लस एक्सेप्टेंस भी हुई, देन इट इज कॉल्ड अ एग्रीमेंट। तो इस सिचुएशन में भी हमारा ये सिर्फ एग्रीमेंट बन के रह जाता है। अब ये एग्रीमेंट कौन सा है? सोशल है, डोमेस्टिक है या कमर्शियल है? इट इज अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट, क्योंकि डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स किस में होते हैं? फैमिली वालों के बीच में। तो हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई एग्रीमेंट हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट। ऑलराइट, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, दैट इज एक मिस्टर एक्स है। ओके, मिस्टर एक्स है, वो ऑफर देते हैं मिस्टर वाई को कार सेल करने की। ओके, मिस्टर एक्स ऑफर दे रहे हैं मिस्टर वाई को और वाई जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं इनकी ऑफर। तो ऑफर हुई प्लस एक्सेप्टेंस हुई, देन इट इज अ एग्रीमेंट। ओके, मिस्टर एक्स ने ऑफर दी कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, तो वाइफ ने उसकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली कि ओके मैं खरीद लूंगा। अब वाइफ पूछता है कितने में देना चाहते हो? तो एक्स बोलता है 2 लाख में। ओके, एक्स बोलता है 2 लाख, तो वाई कहता है ठीक है मैं खरीद लूंगा। ओके, तो एग्रीमेंट हुआ, ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, एग्रीमेंट हुआ, तो फर्स्ट एसेंशियल हमारा कंप्लीट हो गया। दो पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट है तो सेकंड कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो जाती है। थर्ड कंडीशन क्या थी? कंसिडरेशन फॉर बोथ द पार्टीज। दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन में कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो एक्स के लिए कंसिडरेशन क्या है? एक्स दे रहा है अपनी कार, उसको रिटर्न में क्या मिल रहा है? 2 लाख। एक्स को बदले में क्या मिल रहा है? 2 लाख। तो एक्स के लिए कंसिडरेशन हो गया 2 लाख और वाई को पैसे देकर क्या मिल रहा है? कार। ओके, तो दोनों के लिए समथिंग इन रिटर्न है। दोनों के लिए एक्स और वाई दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिल रहा है, दोनों के लिए कुछ ना कुछ रिटर्न में है। तो इट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट प्लस इसमें कंसिडरेशन भी है। तो जिस एग्रीमेंट में कंसिडरेशन आ जाए वो बन जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक थर्ड कंडीशन भी है, इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप।
ओके तो अभी ये पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, ये वाली एसेंशियल कंप्लीट होनी चाहिए तभी ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, अब जब एक्स और वाई में ये ऑफर और एक्सेप्टेंस हुई, ये एग्रीमेंट बना, तो क्या इन दोनों के दिमाग में ऐसा कुछ था कि अगर एक्स ने मुझे कार नहीं दी 2 लाख के बदले तो मैं इस पर कोई लीगल एक्शन लूंगा, या वाई के दिमाग में ऐसा कुछ था या एक्स के दिमाग में, दोनों के दिमाग में कुछ भी इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप था या नहीं। अब ये हो भी सकता है और नहीं भी। ओके तो इस पर लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट चीज है दैट इज एन कमर्शियल एग्रीमेंट। अब ये कमर्शियल एग्रीमेंट क्या होते हैं? कमर्शियल एग्रीमेंट वो होते हैं जिसमें पैसों का लेन देन होता है, पैसे देकर कुछ ना कुछ आपको मिलता है, देन इट इज कॉल्ड अ कमर्शियल एग्रीमेंट। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वाई दे रहा है 2000 और ले रहा है कार एक्स से, तो यहाँ क्या है, पैसों का लेन देन है, चीज का लेन देन है। ऑलराइट तो कार के बदले क्या मिल रहा है एक्स को, 2 लाख रुपए। ऑलराइट तो ये क्या है, ये एक कमर्शियल एग्रीमेंट है। अब जो कमर्शियल एग्रीमेंट्स होते हैं उनमें हम एक अजम्पशन रख लेते हैं, एक एज्यूम कर लेते हैं हम ये कि अगर कमर्शियल एग्रीमेंट है तो वहाँ इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप होता ही होता है। ऑलराइट तो जहाँ कमर्शियल एग्रीमेंट होगा वहाँ एक इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप का आइडिया जरूर बनेगा। ऑलराइट ये हमारा इंटेंशन, ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर कमर्शियल एग्रीमेंट है देन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप तो 100% वहाँ है। ऑलराइट तो अब ये क्या बन जाता है हमारा, दिस एग्रीमेंट कैन बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। ओके तो अब हमारे पास इंटेंशन भी है, सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं, अब हम इसको लॉ में एनफोर्स करा सकते हैं। मतलब अब अगर एक्स या वाई दोनों में से किसी ने भी कुछ नाटक किया तो अब हम ये लॉ में एनफोर्स करा सकते हैं, हम कोई भी लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो अब ये बन गया हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट यही होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ बन चुका है। तो सारी एसेंशियल्स फुलफिल होने के बाद भी हमें ये लॉ में एनफोर्स कराना पड़ेगा। अगर हम ये लॉ में एनफोर्स करा सकते हैं देन इट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन तो आपको समझ आ गई होगी। व्हेन एन ऑफर इज मेड, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, एक ऑफर बनती है, व्हेन एन ऑफर इज मेड एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय द अनदर पार्टी, जब ऑफर हुई और एक्सेप्टेंस हुई देन इट इज कॉल्ड एन एग्रीमेंट। ओके सो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या हुई, व्हेन एन ऑफर इज मेड बाय अ पार्टी एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय द अनदर पार्टी देन इट बिकम्स एन एग्रीमेंट एंड दिस एग्रीमेंट इफ इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, अगर हम इसे लॉ में एनफोर्स करा सकते हैं तो ये बन जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट अब लॉ में एनफोर्स कब करा सकते हैं, 3 कंडीशंस पर। What are those? First is agreement. Second is consideration for both the parties. And the third one is intention to create a legal relationship. All right. तो ये तीनों कंडीशंस अगर हो जाती हैं तब हम ये एग्रीमेंट एनफोर्स करा सकते हैं लॉ में और ये बन जाता है हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट। ऑलराइट तो यही होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपको ठीक से ये डेफिनेशन पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो। यही है ये डेफिनेशन, व्हेन एन ऑफर इज मेड बाय अ पार्टी एंड एक्सेप्ट्स बाय द अनदर पार्टी इट विल बिकम एन एग्रीमेंट। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई है।
एग्रीमेंट बन चुका है, एंड इफ दैट टाइप ऑफ एग्रीमेंट इन विच बोथ द पार्टीज रिसीव्स द कंसिडरेशन, सेकंड एसेंशियल, दोनों पार्टीज को कंसिडरेशन मिल रहा है, एंड देयर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप, इंटेंशन भी हुई है टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो लॉ में हम एनफोर्स करा सकते हैं, तो इट इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट, ये बन जाता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। ऑल राइट, तो यही था आज की क्लास का मेन मोटिव, आपको बेसिक चीजें बताना लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। ऑल राइट, तो आज की क्लास हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आगे से पढ़ेंगे। आज एक सिर्फ इंट्रोडक्शन था, अगर आप ये क्लास अटेंड नहीं करते तो आपको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट समझ नहीं आता आगे का। तो ये एक बेसिक चीजें थी, इंट्रोडक्शन था, बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जो हमें समझ आ गई हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे आगे के टॉपिक्स। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।